जी, आज के हमारे द्वितीय सत्र के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री दीपक राघव जी दिल्ली से हैं। मैं उनका थोड़ा सा परिचय करा देता हूँ। वो उनकी संस्था है स्ट्रगल फॉर चेंज है, और आदरणीय श्री दीपक जी विभिन्न विधाओं में स्पेशलिस्ट हैं, जैसे कृषि स्टार्टअप कोच, जैव विविधता विशेषज्ञ हैं, मैनेज फार्मलैंड कंसल्टेंट हैं, नेचर गाइड भी हैं, डेजर्ट फार्मिंग में एक्सपर्ट हैं, फूड फॉरेस्ट एक्सपर्ट भी हैं, और सस्टेनेबल बिजनेस कोच हैं, और बेस्ट टू बेस्ट मतलब आपका जो है फार्म बेस्ट को जो है उसको अपशिष्ट को मैनेजमेंट में स्पेशलिस्ट हैं, और जो है शोधकर्ता भी हैं, डेवलपमेंट मेंटर भी हैं, और ट्रेनर एंड मेंटर जो है सोशल नेटवर्क और ग्रीन सोशल एक्टिविस्ट हैं, और मोरिंगा बीज से बायोफ्यूल निर्माण में विशेषज्ञ भी हैं। तो ऐसे विभिन्न विधाओं में माहिर हमारे आदरणीय श्री दीपक जी का सदन में स्वागत है। आदरणीय दीपक जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। जी जी श्री दीपक जी। जी जी सभी को नमन बंदन। सभी के चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। और आप सबने ऐसे दास को मौका दिया सबके समक्ष अपने विचार रखने के लिए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत नमन बंदन करना चाहता हूँ। और हम अपनी बातों को स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो हमारे बारे में एक छोटा सा परिचय दिया। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपका एक छोटा सा बच्चा, 32 साल उम्र है, और 16 साल की जब उम्र थी तब से मैं काम कर रहा हूँ। आज 32 का हो चुका हूँ, तो करीबन 16 साल हो चुकी है संघर्ष करते हुए। और मेरा जन्म जो है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ है। वहाँ से हमारा कृषि में फायदा न होने की वजह से दिल्ली में माइग्रेशन हुआ। दिल्ली में हमारी शिक्षा हुई, और दिल्ली में शिक्षा होने के बाद जैसे दिल्ली में एक विचार चलता है कि सब देश विदेश में पढ़ाई करेंगे या देश विदेश जाके बिजनेस करेंगे, वैसा ही हमारे साथ हुआ। और हम देश विदेश में मतलब भारत में भी शिक्षा की। हमने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएससी फिजिक्स ऑनर्स किया, मास्टर इन सोशल वर्क किया, कुछ समय यहाँ पे काम किया, फिर विदेशों की यात्रा की, विदेशों में बिजनेस किया, काम किया। फिर उसके बाद हमारी विदेश में किसी एक महानुभाव से मुलाकात हुई जिसने मुख्य बोला। वक्ता जी अपना वीडियो थोड़ा खोल दीजिए ना। जी जी जी, जस्ट ए मिनट। आप आ रही है मेरा फोटो? जी जी, आपकी आवाज भी आ रही, फोटो भी दिख रही, बढ़िया जी। अच्छा, धन्यवाद। ठीक है, एक सेकेंड। तो देश विदेश की हमने यात्रा की, और देश विदेश की यात्रा करने के बाद बहुत सारा अनुभव लिया। वहाँ पे हमारी एक महानुभाव से मुलाकात हुई जिन्होंने हमारे को भारत के बारे में परिचय कराया। और उस समय मैं इजिप्ट में था। ये हमारी बात है 2016 की। जब मैं इजिप्ट में एक बीच पे बैठा था, भारत से एक यात्रा यहाँ से गई कुछ बुद्धिजीवियों की। मैं उनका साथ गया, मिला, बैठा, हमारी बैठक हुई, तो उन्होंने एक नाम लिया, राजीव दीक्षित जी का। तो हमारा क्या है कि किसी भी चीज़ का बारीकी से अध्ययन करने की बहुत मतलब जिज्ञासा रहती है हमेशा। तो हमने राजीव दीक्षित जी के बारे में अध्ययन किया 2016 में, और हमने उसी दिन सोच लिया कि हम एक एक पल भारतवर्ष के लिए देंगे, अपनी भारतवर्ष की भूमि के लिए देंगे। और मैं मतलब बहुत अभागा हूँ जो भारत को छोड़ के, ऐसी दिव्य भूमि को छोड़ के विदेशों में यहाँ पे धक्के खा रहा हूँ। धक्के खाने का मतलब ये है कि वहाँ पे अगर भारत की कंपैरिजन तो किसी से की नहीं जा सकती। भारत की संस्कृति की, कल्चर की, ट्रेडिशन की, भोजन की, मान सम्मान की, योग की, ध्यान की, मेडिटेशन की, गौ माता की, यहाँ के संतों की भूमि, मतलब इतना महिमा है कि उसकी तो तुलना किसी से करना अपने आप में एक मतलब घृणा का कार्य है। क्योंकि इतना उच्च स्तर की संस्कृति है हमारी, ऐसा मैंने बाहर जाके वहाँ पे देखा है, और ऐसा मैंने जीवन यापन भी किया है। और उससे पहले मेरा ऊपर भी थोड़ा संतों का आशीर्वाद था। तो लेकिन वहाँ पे क्या है, जितने भी मॉडर्न कंट्री है, खाने की अवस्था है वहाँ पे ज़्यादा अच्छी होती नहीं है। होती है तो मांसाहार या दूसरी दूसरी चीज़ें मिलती है। तो शाकाहारी वेज जो व्यक्ति हैं उनको
काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन 6 महीने हमने किसी किसी तरीके से सामना किया, लेकिन 6 महीने में हमारे को राजीव दीक्षित जी के बारे में पता पड़ा। उनके बारे में हमने जब सुना एक दिन, तो आप मानेंगे नहीं, मेरा ऑफिस वाला बोल रहा था जैसे डिजिटल अरेस्ट एक शब्द है आज की डेट में, डिजिटल अरेस्ट हो जाता है, तो मैं भी ना एक तरह से कमरा बंद करके डिजिटल अरेस्ट हो गया कि मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं सिर्फ उनको सुने जा रहा, सुने जा रहा, सुने जा रहा, और सुन के रोज सर्च कर रहा कि इस आदरणीय राजीव दीक्षित जी के विचारों पे कौन काम कर रहा है भारतवर्ष में। तो मुझे उस समय 2016 में लोक भारती के नाम से लखनऊ में एक प्रांगण चलता है, उसमें एक महान बाब है जिनका नाम है एक तो है श्याम बिहारी जी और एक है गोपाल उपाध्याय जी। तो मेरी गोपाल उपाध्याय जी से बात हुई इजिप्ट से ही। मैं फ्लाइट से उतरा और उस समय गुरुजी का सेमिनार चल रहा था, यहाँ पे हमारे सुभाष पालेकर जी का सेमिनार चल रहा था। उन्होंने कह दिया कि आप राजीव दीक्षित जी से तो मिल नहीं सकते, लेकिन मैं उन्हीं जैसा कोई एक व्यक्ति काम कर रहा है, मैं आपकी उनसे बात करा देता हूँ, संपर्क करा देता हूँ। तो वो महानुभाव थे सुभाष पालेकर जी, जिनको आज पद्मश्री मिल चुका है। और पद्मश्री जो मिला है, मैं चाहता हूँ सभी से, जितने भी यहाँ पे महानुभाव हैं, कि अगर उनको जीवन में, अपने जीवन में समय मिले, तो वो पद्मश्री श्री सुभाष पालेकर जी को जरूर सुने, जिन्होंने भारतवर्ष में एक गौ माता के गोबर से 30 एकड़ खेती कैसे करे उसका एक विचार रखा किसानों के लिए, और लाखों किसानों के जीवन में परिवर्तन लेके आया, जिसको कुछ लोग जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक कृषि, गो आधारित कृषि के नाम से जानते हैं। तो आज की डेट में उसको सुभाष पालेकर कृषि के नाम से जाना जाता है। अगर कोई व्यक्ति यूट्यूब पे सुभाष पालेकर कृषि के नाम से सर्च करेगा, तो उनके सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। अगर कोई महान बाब यहाँ पे हमारे को विचार रखता है कि उनके सारे वीडियो के कुछ लिंक भेज दिए जाए या यूट्यूब के लिंक भेज दिए जाए, तो मैं भेज सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिसको सुन के एक दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति को, मतलब अपना जीवन में डिसीजन लेके और दूसरा मार्ग पकड़ लिया सीधा कॉर्पोरेट से छोड़ के, क्योंकि मैं वहाँ पे किसी के मिल के साथ मैंने एक कंपनी स्टार्ट की थी टर्मिनल लॉजिस्टिक, और उसके बाद भारत में भी एक कंपनी स्टार्ट की थी पोर्टर, जो कि कंपनी का टर्नओवर आज 1,000 करोड़ से ऊपर है, उसको त्याग के और इस कार्य में आ गया। तो वो अपने आप में एक मीडियम क्लास के लिए, किसान वर्ग के परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है कि इतनी ऊंचाइयों पे जाना और एकदम ऊंचाई छोड़ के अपनी जवानी में ही संन्यास ले लेना एक तरह से। तो पद्मश्री सुभाष पालेकर जी को जरूर सुने, उनसे आपको पता पड़ेगा कि हम एक गाय के गोबर से 30 एकड़ खेती कैसे कर सकते हैं, और कैसे एक व्यक्ति 1 एकड़ से 5 लाख रुपए सालाना कमा सकता है। अब हम सीधे मुद्दे पे आते हैं जिसके लिए मेरे को बुलाया गया है। ये था छोटा छोटा मेरे परिचय कि जिससे मेरी लाइफ में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कैसे मैं इस चीज में आया। अब कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ। आवाज कम आ रही है। आवाज तो आदरणीय हमारी पूरी है, यहाँ पे सब कुछ कर रखा है, आई होप सो। नहीं, आपको सही है भैया, बिल्कुल बिल्कुल सही आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद जी, ठीक है। हाँ, तो अब आते हैं हम सीधा मुद्दे पे कि आज का जो विषय है उस पे आते हैं हम। तो आज का जो विषय है फूड फॉरेस्ट मॉडल, और प्राकृतिक तरीके से, बिना केमिकल के, बिना पैसे के, बिना बहुत बड़े ह्यूज इन्वेस्टमेंट के हम कैसे सस्टेनेबल मॉडल बनाएं, कैसे हम काम को करें। तो हम क्या फूड फॉरेस्ट मॉडल लगाते हैं। फूड फॉरेस्ट मॉडल क्या, उससे जानने से पहले कि हम ये क्यों लगाते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या कारण है। आपने देखा इस 2025 में पूरे पंजाब में बाढ़ आई, पंजाब को माइग्रेशन करना पड़ रहा है। कल की खबर है कि वहाँ पे ओले गिरे हैं। हरियाणा से लेके, पूरे भारत से लेके, और यूरोप, अमेरिका, मतलब कोई भी ऐसा देश नहीं बचा जहाँ पे बारिश आई तो इतनी बारिश आई कि उसने ना लोगों का सोचने का नजरिया चेंज कर दिया। रेगिस्तान में भी बारिश आ गई। तो कुछ इसके लिए लोग बाग बोलते हैं कि हाँ टेक्नोलॉजी है, और बहुत सारे और कारण मतलब बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें, तो पौधों के ऊपर जो हमारा निर्भर जीवन है, पौधों की कटाई हमने बहुत बुरी तरीके से की है, चाहे कॉरपोरेट ने अपनी जेब को भरने के लिए की हो, या गरीब लोगों ने, जो किसान वर्ग है, उन्होंने इसीलिए की हो कि यार मेरे मेड़ के ऊपर ये पेड़ खड़ा है, बाउंड्री के ऊपर पेड़ खड़ा है, और इससे मुझे कुछ मिलता तो है नहीं, इससे काट देता हूँ। मैं इसीलिए काट देता हूँ क्योंकि इससे मेरा 1 किलो धान कम हो जाएगा। मैंने पूछा कि भाई आप ये पेड़ क्यों काट देते हो, अरे इसके नीचे कुछ होगा नहीं,
और मेरे यहाँ तो मतलब इतने किलो गेहूं होता है, उसके यहाँ पे इतने किलो हो जाता है। मैंने कहा कितना डिफरेंस है, कि सिर्फ 5 किलो का डिफरेंस है। 5 किलो धान के पीछे या 5 किलो अनाज के पीछे एक गरीब व्यक्ति, एक नॉर्मल किसान पेड़ काट देता है। मैं उत्तर प्रदेश में गया था अपने गाँव में, बुलंदशहर के पास ही एक गाँव पड़ता है। अगर वहां पे आप 10 किलोमीटर तक ट्रेवल करेंगे तो शायद एक दो पेड़ मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो पेड़ ही नहीं मिलेगा, पूरा खेत सुपड़ा साफ है। अब जब पेड़ नहीं रहेंगे तो पक्षी नहीं रहेंगे, पक्षी नहीं रहेंगे तो एनवायरनमेंट नहीं रहेगा। क्लाइमेट की तो बात ही अलग कर लो, कभी बारिश आ गई, ओले पड़ गए तो मर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि बचने के लिए कुछ जगह है ही नहीं ना, सब कुछ काट दिया आपने। अपने फायदे के लिए सब कुछ आपने काट पीट के सब बराबर कर दिया 5 किलो धान के पीछे। अब क्या हुआ पंजाब में, आपने देख ली स्थिति कितनी भयावही, और उत्तराखंड में देख ली। कहीं ना कहीं इसमें किसानों का भी इसमें योगदान है। हम पूरी का पूरा ढप्पा कॉरपोरेट पे नहीं छोड़ सकते, पूरा का पूरा श्रेय सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं दे सकते जी गवर्नमेंट ने ये कर दिया, जंगल काट दिया, कि अडानी ने फॉरेस्ट काट दिया। ठीक है, उन्होंने कॉरपोरेट की और गवर्नमेंट की कुछ कुछ कार्य होते हैं, उसके एवज में वो पेड़ भी लगवाते हैं, नहीं लगवाते हैं, इस तरह से उनके कुछ प्रयास चलते रहते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो गरीब आदमी है, वो इतनी बुरी तरह से पेड़ काटा जा रहा है कि आप 8-8 किलो 10-10 किलोमीटर तक जाएंगे, अगर जंगल में कोई पेड़ मिल गया इधर उधर दूसरे की बाउंड्री पे तो ठीक है, सब कुछ खत्म। बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं, 100 से ज्यादा ऐसे वृक्ष हैं जो आपकी ना तो भूमि को कोई नुकसान पहुंचाएंगे, ना आपकी फसल को कोई नुकसान पहुंचाएंगे, और ना ही मतलब उनके साथ आप सारी की सारी जो भी फसलें कर रहे हैं वो कर भी सकते हैं। लेकिन उसके बाद में भी लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, पेड़ काटते जा रहे, काटते जा रहे, काटते जा रहे। हमने इसको बहुत तरीके से समझा, हम ऐसा कैसे क्या करें जिससे कि हर किसान की बाउंड्री के ऊपर, समझना हमारा टारगेट है पूरे भारत वर्ष के 6.5 लाख गांव, और 6.5 लाख गांव में 20 करोड़ से लेके 80 करोड़ किसान, जिनके छोटे छोटे या बड़े बड़े खेत हैं या उनके बड़े घर हैं, ऐसे लोगों को हम टारगेट करते हैं। टारगेट करने का मतलब ये है कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हम प्रयास करते हैं। हु वी आर, मैं अभी छत्तीसगढ़ उड़ीसा में काम कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में अपना रायपुर में ऑफिस है, छत्तीसगढ़ में पूरे छत्तीसगढ़ में के हर जिले में हम काम कर रहे हैं, और पूरे उड़ीसा के हर जिले में अप्रोक्सीमेटली हम काम कर रहे हैं, समुद्र के कुछ एरिया को छोड़ के। अब वहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं, हमने एक पौधा लॉन्च किया है जिसको बोलते हैं अगरवुड। अगरवुड के पौधे को बोलते हैं अगरबत्ती का पौधा, और अगरबत्ती का जो पौधा होता है इस भारत का सबसे महंगा पौधा है। 8 साल में तैयार हो जाता है, 6 से 8 साल में तैयार हो जाता है, और उस पौधे की जो कीमत होती है 6 से 8 साल बाद 1 लाख से लेके 5 लाख तक हो सकती है। चंदन से भी महंगा पौधा है। अगर आप गूगल पर डालेंगे भारत का सबसे महंगा पौधा कौन सा है, तो उसको बोलते हैं अगरवुड, या मैं दोबारा बोल देता हूँ अगरबत्ती का पौधा, अगरू भी बोलते हैं उसको। ऐसे कुछ कुछ नाम से जाना जाता है। असम में बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, और इसका जो मार्केट है वो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, और इसको फादर ऑफ फ्रेग्रेंस कहा जाता है। जैसे आम को फलों का राजा कहा जाता है, ऐसे ही अगरवुड को खुशबू का राजा कहा जाता है। खुशबू, फ्रेग्रेंस, महक, इत्र, जितने भी महंगे महंगे बनते हैं जिनकी कीमत 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक की होती है। जैसे अगर आप चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा फ्रेग्रेंस है जो 5 करोड़ का है या 1 करोड़ का है, या शेख लगाता है, शेख की महारानी लगाती है, बड़े बड़े बिलीनियर लगाते हैं, तो आप देखेंगे उसमें अगरवुड के परफ्यूम लगाई जाती है। जैसे चाइना से राष्ट्रपति आया, उनको खुश करने के लिए अगरवुड की लकड़ी जलाई जाती है। हमारा राम मंदिर सबने सुना होगा, जब राम मंदिर बना गया था तो उसमें अगरवुड की अगरबत्ती जलाई गई थी, जिससे कि 30 किलोमीटर में हमारा क्या हो, फ्रेगनेंस जाए, खुशबू जाए। तो ऐसे ऐसे जब त्योहार आते हैं तो वहाँ पे इस तरह का प्रयास किया जाता है। और आप सब जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने अगरबत्ती किसी ने देखी भी नहीं होगी कि अगरबत्ती एक्चुअली होती क्या है, क्योंकि अभी 10 साल लगेंगे आपको अगरबत्ती देखने में, और 5 साल और लग जाएंगे कि जिससे कि आप उसको खरीद के जला सको, क्योंकि आपने देखा ही नहीं उसको। जब देखा नहीं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि एक्चुअल में अगरबत्ती क्या होती है। और अब पहले तो अगरबत्ती के पौधे को देखेंगे, फिर आपको अगरबत्ती को समझेंगे, फिर उसके बाद अगरबत्ती लगा पाएंगे। तो भारत में 140 करोड़ लोग हैं या 180 करोड़ लोग हैं, जो भी लोग हैं डेटाबेस के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि 1% लोगों ने भी अगरबत्ती देखी नहीं होगी, लगाने की तो बात ही छोड़ दो कि अगरबत्ती होती क्या है, कैसे बनती है, कैसा उसका पौधा होता है, कहाँ से आई ये अगर शब्द कहाँ से आया। जब आप संस्कृत में जाएंगे, भारतीय संस्कृत के वेदों में जाएंगे, जो पुस्तकों में जाएंगे, तो वहाँ पे अगर और तगर की लकड़ी का यज्ञ में डालने का संविधान है।
अगर और तगर की लकड़ी डालें तो अगर की लकड़ी इतनी सुगंधित होती है कि अगर आपने एक लकड़ी छोटी सी डाल दी जिसका साइज मेरी उंगली के बराबर हो सकता है इतना, तो आपके यहाँ कम से कम 12 घंटे खुशबू रहेगी और वो जो खुशबू है वो 20-25 किलोमीटर तक जाएगी और जहां जहां पर वो खुशबू टकराएगी वहां वहां उसको मंत्र मुक्त कर देगी। यानी कि कोई व्यक्ति अगर स्ट्रेस में है और वो कोमा में पड़ा है, आपके 10 किलोमीटर के गांव में, एक गांव में किसी व्यक्ति को कोमा हो गया, आपने यज्ञ किया, उसमें अगर की लकड़ी डाली तो उसका कोमा ठीक हो जाएगा। इतनी पावरफुल उसकी फ्रेग्रेंस है अगरवुड की, जिसकी लकड़ी का पे हम काम कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि किसान ना एक तो गरीब है, उसको गरीबी से निकालना बहुत जरूरी है। ये जो पौधा है पूरे भारतवर्ष में हम उपलब्ध करा रहे हैं, आदरणीय हमारे श्रीमान नरेंद्र जी। ये पौधा आपको भरपूर मात्रा में मिल जाएगा हमारे सिंगोरिया साहब जी के माध्यम से, या सब किसी के भी माध्यम से, कोई भी जो बोलेगा। तो इसको, इसकी खास बात यह है कि इसको पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी लगाया जा सकता है। आप 10 पौधा बाउंड्री पे लगा दो, आपकी फसल को 1 ग्राम भी नुकसान नहीं करेगा। आपका चावल जितना होता है चावल उतना होगा, धान जितना होता है उतना होगा। इसके नुकसान क्या है कि ये दलदल में नहीं हो सकता, पानी में नहीं रह सकता, पानी में बहुत दिन खड़ा रहा तो ये मर जाएगा बस। इसके अलावा पथरीली जमीन, पहाड़ी जमीन, काली जमीन, नीली जमीन, पीली जमीन, जैसी भी जमीन हो, सूखी जमीन, बंजर जमीन, जहाँ पे पानी की कमी है, जहाँ पे भी लगाना चाहो आप लगा सकते हो, ठीक है। और चंदन से महंगा पौधा है। चंदन के तो बहुत सारा मतलब देखना पड़ता है, 10-15 साल में तैयार हो जाता है, ये 6 साल में ही तैयार हो जाता है, 8 साल में तो पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है कि जिससे कि हम इसको बेच सकते हैं। मान लो आपने 10 पौधे लगा दिए अपनी बाउंड्री पे, अभी हम मॉडल पे आएंगे, फूड फॉरेस्ट मॉडल, लेकिन उससे पहले कि समझना कैसे चीज़ों को समझ के कर रहे हैं। तो अगर वुड के आपने 10 पौधे लगा दिए तो इसका मतलब 10 लाख रुपए आपके फिक्स हो गए। एक पौधे की कीमत 150 होती है, तो 1500 रुपए के आपके 10 पौधे लग गए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति ये पौधा लगाना चाहे वो जिसके पास 1500 ना हो। 1500 रुपये आराम से हैं, वो 10 पौधे खरीद के लगा सकता है और आराम से 10 लाख हो गए। और किसी व्यक्ति ने 50 पौधे लगा दिए तो 50 लाख रुपए की आपने एफडी कर दी। चलो वो तो हो गई पैसे की बात, सब कोई पैसे की बात करता है, इसीलिए मैंने थोड़ी पैसे की बात कर दी। अब ये है कि भारत को जो हमारे पौधे को क्या फायदा होगा, क्लाइमेट को फायदा क्या होगा, एनवायरनमेंट को फायदा क्या होगा, आपके जीवन में कैसे फायदा होगा। आप सब योग करने वाले लोग हैं। अगरवुड की जो चाय होती है, अगरवुड के पत्ते की एक चाय बनती है जिसको ग्रीन टी बोलते हैं, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं अगरवुड टी। तो जापान में, चाइना में, कंबोडिया में बहुत ज्यादा पी जाती है और वहां पे लोगों की उम्र 100 साल से ऊपर रहती है। आप देखेंगे वहां पे 100 साल के लोग भी जवान लगते हैं। वो ऐसी ऐसी चीजों का सेवन करते हैं, जौ की चाय बहुत पीते हैं वो। भारत में तो जौ की रोटी नहीं खाने को कोई तैयार। जौ की रोटी खाई जाती थी हमारे बचपन में, और हमने जब हम छोटे छोटे थे करीबन 4-5 साल के, उसके बाद तो हम जौ की रोटी कहाँ समाप्त हो गई पता ही नहीं पड़ा, काली काली रोटी। लेकिन वहाँ पे जौ की चाय पी जाती है बाहर, और उससे लोग वह जवान रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। और अगर वुड की चाय पी जाती है, तो अगर आप 10 पौधे लगा देते हैं तो जीवन भर तो आप कम से कम 10 साल तो आपकी चाय का खर्चा बच गया। ग्रीन टी लाओ और पियो और पिलाओ और कहो भैया अगर वुड की टी है। कितनी महंगी है आप गूगल पे चेक कर लेना। भारत का किसान या मिडिल क्लास का व्यक्ति तो अगर वुड की टी नहीं पी सकता, लेकिन 1500 रुपए के 10 पौधे लगा के तो कम से कम आप अगर वुड की चाय पी सकते हो। और अगर वुड की चाय पीने के क्या फायदे हैं जी? एंटीवायरल है, एंटी फंगल है, किडनी साफ करती है, लीवर साफ करती है, इसके अलावा अन्य अन्य बहुत सारी बीमारियों में उसका फायदा है अगरवुड की चाय पीने का। तो अगर कोई व्यक्ति वेलनेस के हिसाब से देखे तो उसे अगरवुड का वृक्ष लगाना चाहिए। अब आ गया एक व्यक्ति, किसान व्यक्ति, कि भाई मैं क्यों लगाऊं, मैं तो काट रहा हूँ, क्योंकि वो काटे जा रहे हैं बाउंड्री से। तो भैया कहना देखो, एक तो ओले से बचाएगा, बकरी गाय के लिए चारा हो जाएगा, कभी इमरजेंसी की कोई बात आई तो। आपके लिए क्या पेड़ खड़ा है तो मधुमक्खी आएगी, मधुमक्खी आएगी तो आपका, मधुमक्खी के बिना तो जीवन है नहीं, आपको पता है। पॉलिनेशन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगी। अच्छा, आपका कोई भी पत्ता नुकसान नहीं करेगा, पड़ोसियों को नुकसान नहीं करेगा। पड़ोसी की धान भी, गेहूं जो भी वो कुछ कर रहा है उसको कोई नुकसान नहीं देगा। पड़ोसी के खेत में भी कुछ पत्ते गिर जाए तो खाद बन जाए, नहीं तो पड़ोसी को भी चाय पीनी है तो पड़ोसी फ्री में चाय पी ले। ठीक है जी। क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट चेंज हो गई पौधे पौधे में। अगर हाइट की बात करें तो 20 से 25 फीट हाइट जाएगी, मेरे गर्दन के बराबर मोटाई रहेगी, उससे ज़्यादा मोटाई नहीं रहेगी। गर्दन के बराबर मोटाई, 20 से 25 हाइट, मैच्योर हो गया। 10 साल के बाद आप आराम से उसे 1 लाख रुपए का कम से कम उस पौधे को बेच सकते हैं। आपने 10 पौधे 10 लाख रुपए के बेच दिए, आपके 10 लाख रुपए भी हो गए। आपके ऊपर किसी का कर्ज चल रहा है
तो कर्ज खत्म हो गया। बच्चे के लिए शादी के लिए कोई पैसे लेने हैं तो लेने की जरूरत नहीं है। 10 लाख 20 लाख रुपए 50 लाख रुपए में आराम से कोई किसान वर्ग का व्यक्ति शादी कर सकता है, बच्चों को विदेश भेज सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसे कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं चली पड़ी। क्योंकि हमने राजीव भाई को जब सुना, इसके अलावा राजीव भाई को सुनने के बाद पूरे भारतवर्ष में शायद ही कोई व्यक्ति बचा होगा, चाहे वो विश्वरूप राय चौधरी हो, चाहे वो मिलेट्स मैन ऑफ इंडिया हो, चाहे खादर वली जी हो, चाहे हर्बल मैन हो, चाहे लेमन मैन हो, चाहे पौंड मैन हो, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति पूरे भारतवर्ष में बचा नहीं है हमसे जिसको हमने पढ़ाना हो। और करीबन करीबन आप सबकी कृपा से हम 25-30 लाख रुपए की किताबों को पढ़ के अध्ययन कर चुके हैं कि कैसे किसान की समस्याओं को किताब के माध्यम से सॉल्व किया जाए और कैसे किसान की समस्याओं को प्रैक्टिकली तौर पे समझा जाए और उनकी प्रॉब्लम को, जो ग्राउंड लेवल पर प्रॉब्लम हो रही है, उसका सोल्यूशन निकाला जाए। ये सब आप सबकी कृपा है, आप सब लोगों ने ही इन सबके पैसे दिए हैं, उसी से पुस्तकें आई है और उसी से ही हमने इसका अध्ययन करके ये सब निष्कर्ष निकाला है। तो अब हमने अगरबुड लगा दिया, तो अब किसान को ये हो गया कि अरे भाई इससे तो मुझे पैसा मिलेगा। अब वो हमारी बात को सुनने लग गया, क्योंकि किसान क्या है, वो कहता है अरे फ्रॉड है। पहली बात तो वो सुनने को तैयार नहीं होता, अब वो सुनने को तैयार हुआ। हमारा पहला स्टेप रहता है कि किसी भी व्यक्ति को पैसे का फायदा दिखा के जुड़ाया जाए, लेकिन हमारा मेन मकसद ये नहीं है। मेन मकसद है ये है कि धीरे 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 किसान को फूड फॉरेस्ट पे शिफ्ट करना। अब हम कैसे शिफ्ट करते हैं? अब उसने 10 पौधे लगा लिए, अब उससे हम बातचीत करेंगे, भैया आपने 10 पौधे लगा लिए, बहुत अच्छा है, आपको नमन बंदन। अब आप क्या कीजिए, सुभाष पालेकर कृषि की ट्रेनिंग लीजिए, एक गौ माता के गोबर से 30 एकड़ खेती कैसे होती है। उसने क्या किया, ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग का खर्चा क्या है, 300 रुपये में 3 दिन, 500 रुपये में 5 दिन की ट्रेनिंग, खाना पीना रहना सब संस्था का। पूरे भारतवर्ष में ट्रेनिंग चलती रहती है और हम हर जहाँ पे भी गुरुजी की ट्रेनिंग होती है 50-100 लोगों का चयन करके हम भेजते रहते हैं, उनको सुभाष पालेकर कृषि की हम ट्रेनिंग दिला देते हैं। अच्छा, उससे क्या फायदा होता है? उससे ये पता पड़ता है कि भैया जीवामृत कैसे बनता है, घन जीवामृत कैसे बनता है, नीमास्त्र कैसे बनता है, ब्रह्मास्त्र कैसे बनता है, ये सब के सप्तपर्णी अर्क कैसे बनता है, कैसे कीटों का नियंत्रण होता है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, कैसे प्रोडक्शन ज़्यादा बनेगा, कैसे खेती में चमक आएगी, कैसे बढ़ेगा। केमिकल की खेती करेगा डीएपी यूरिया के ऊपर तो लाठी बज रही है। एक हमने वीडियो देखा, एक पुलिस वाला किसानों पर लाठी बजा रहा, क्यों बजा रहा था? कि भैया डीएपी यूरिया की लाइन में आप ढंग से लगो। तो ये भारत के लोगों की स्थिति है। हम सब मिलके देश को कर्ज मुक्त बनाएं और केमिकल मुक्त बनाएं और हम सब मिलके इस योगदान में सब आगे बढ़े तो बहुत मजा आ जाएगा। अब हमने क्या किया, किसान को ट्रेनिंग दिला दी। 300-500 रुपये किसान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से कोई किसान व्यक्ति 3 दिन का 300, 5 दिन का 500 रुपये ले सकता है, खाना पीना खा के ट्रेनिंग ले सकता है। 1 एकड़ से 5 लाख रुपए कैसे कमाए? सुभाष पालेकर जी जो है हमारे गुरुदेव, उनके पूरे भारतवर्ष में निरंतर शिविर चलते रहते हैं। निरंतर निरंतर शिवार फेरी चलती रहती है। फेरी में क्या होता है, दिखाते हैं जिस किसान ने ये ऐसा किया है, जिस किसान ने ऐसा किया है उसको क्या कैसे फायदा होगा, उसके बारे में जानकारी मिलती है। आदरणीय हमारे नरेंद्र भाई जो हैं, उनको सारे प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं। ट्रेनिंग समापन होने के बाद उनको हम संपूर्ण जानकारी भेज देंगे। किसी और महानुभाव का भी कोई प्रश्न आता है तो वो हमारे को चैट बॉक्स में लिख सकता है। मुद्दे पे आते हैं। तो हमने अब ये ट्रेनिंग कर दी। अब ट्रेनिंग के बाद क्या होगा कि व्यक्ति धीरे 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 करके गौ आधारित कृषि करने की सोचेगा और वो गाय को अपने घर में लेके आएगा। तो जितनी भी रोड पे गाय बैठी है, एक्सीडेंट होने से बचेगा, गौकसी बचेगी। क्योंकि जब तक किसानों को ये नहीं पता पड़ेगा इस गाय से मेरा फायदा, वो पालेगा नहीं, बिल्कुल नहीं पालेगा। जब तक किसान को ये फायदा नहीं होगा इस पौधे से मुझे 1 लाख रुपए मिलेगा, तो वो मानेगा नहीं, मतलब वो उस पौधे को काट देगा। तो हमने पहले पौधा बचाया, फिर गाय बचाई और उसको बताया भैया इससे 30 एकड़ खेती हो सकती है। अब क्या होगा, अब उसका 6 महीने बाद ही मन करेगा अरे मैं गाय को छोड़ देता हूँ, जब तक हमारी संस्था दोबारा पहुंच जाएगी। संस्था है स्ट्रगल फॉर चेंज और संस्था का मतलब ये है बदलाव के लिए संघर्ष करना। वो कहेगी भैया अब आपको ट्रेनिंग देंगे, एक गौ माता के गोबर से 15,000 रुपये महीना कैसे कमाएं। वो कहेगा अरे खेती भी हो गई, अब ये 15,000 रुपये के लिए भी बोल ले, कैसे होगा? तो हम क्या करेंगे, गाय के गोबर गोमूत्र से औषधि, दवाई, आपकी राखी बनाना और दुनिया भर के पेंट बनाना, ईंट बनाना, ईंट से घर बनाना और दुनिया भर के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाना उसको सिखा देंगे। मंजन बनाना, हेयर ऑयल बनाना, सब कुछ उसको सिखा देंगे। शैम्पू बनाना, हाथ का ये क्या नाम है डिश वॉश, जो बर्तन धोने का साबुन बनाना,
इस तरह के कम से कम उसको 20 से 30 उत्पाद सिखा देंगे। उसकी फीस क्या होगी? उसकी फीस 1000 से 1500 रुपये रहेगी। तो जब इसको किसान को पता पड़ गया भैया 1 एकड़ से मैं 30 एकड़ खेती भी कर सकता हूँ और इससे 10-15 हजार कमा सकता हूँ, हमको प्रयास कर रहे हैं बायबैक एग्रीमेंट करने का बहुत सारे लोगों से कि भैया सब कुछ पंचगव्य हम किसानों से बनवा के देंगे, आप उसको बेचिए, आपको जो रेट में चाहिए कीजिए, बस इतना होना चाहिए कि किसान पूरे महीने मेहनत करे तो उसका 5 मिनिमम 5 और मैक्सिमम 15,000 रुपये उसको महीने की इनकम हो जाए गोबर गोमूत्र से। ऐसा कुछ प्रयास कीजिए। तो बहुत सारे हम एंटरप्रेन्योर खड़े कर रहे हैं जो कहते हैं भैया हम बेरोजगार हैं। हम कहते हैं भैया बेरोजगार नहीं है, ये लो पंचगव्य के प्रोडक्ट, ये रे किसान, अपना ठप्पा मारो बेको वाइट लेवल मार्केटिंग करके। वाइट उससे क्या है, बच्चे को रोजगार मिल गया, जो बच्चा करना चाहता था, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था वो एंटरप्रेन्योर बन गया, किसान के पास गाय बच गई, आपके आप सब हम सब के लिए प्राकृतिक कृषि हो गई, जिससे कि प्राकृतिक कृषि के से उगाया हुआ अन्न हम सबको स्वस्थ रखेगा। योग के साथ अगर अन्न भी अच्छा मिल जाए खाने के लिए तो कहते हैं कि सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, मतलब बहुत अच्छा रहेगा। तो आप सबसे मेरी ये, आप सबके चरण कमलों में मेरी ये प्रार्थना भी है कि योग के साथ साथ सुभाष पालेकर कृषि, जिसको प्राकृतिक कृषि या गो आधारित कृषि या जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग के नाम से जाना जाता है, इसमें भी सब अपना योगदान दें, इसको भी समझने का प्रयास करें, जिससे कि एक जन क्रांति आए, पूरा भारतवर्ष स्वस्थ रहे और आगे बढ़े। तो हमारा ये मिशन रहता है। अच्छा, अब आ गई हम फूड फॉरेस्ट की बात। इसकी बात को मैं समाप्त करके 5 मिनट में अपनी वाणी को विराम दूंगा, जिससे कि सभी लोगों के, सभी महानुभावों के प्रश्न आ जाए, जिससे कि हम प्रश्न उत्तर कर सकें, क्योंकि आदरणीय हमारे सिंगोरिया साहब ने कहा था कि हमारे पास 1 घंटे का समय है। अब फूड फॉरेस्ट मॉडल क्या होता है? फूड फॉरेस्ट मॉडल ये होता है कि हम ऐसे मॉडल लगवाते हैं। हम ना पहला टारगेट हमारा रहता है बाउंड्री पे फूड फॉरेस्ट बनाए, खेत में ना बनाए, क्योंकि खेत पे आप छेड़ोगे ना तो वो फिर आपको छेड़ने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जो धान वाला है उसकी वो पहले ही से फिक्स हो रखा है, जो गेहूं उगाना चाहता है वो पहले से फिक्स हो रखा है। उसकी अगर खेत में आप मतलब कुछ करोगे तो वो थोड़ा सा उसका रिपल्सन भी आ सकता है आपको। तो अभी हमें क्या करना है, 1 साल तक उसके खेत को नहीं छेड़ना है, उसकी बाउंड्री को छेड़ना है जो खाली पड़ी थी, जिससे कोई इसको इनकम नहीं हो रही थी। तो हम बाउंड्री के ऊपर, जिसको हमारे उत्तर प्रदेश में मैड बोलते हैं, आपके यहाँ कुछ कुछ बोलते होंगे, खेत की जो चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है हम उसको छेड़ते हैं। अब उस पर फूड फॉरेस्ट कैसे लगाएं उसकी बात करते हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं बायो फेंसिंग। बायो फेंसिंग का मतलब मेड़ के ऊपर पेड़ लगाना, और एक मेड़ से ही हम लाखों रुपए की इनकम कैसे करें या उस पर फूड फॉरेस्ट कैसे बनाएं, अब मेरा चर्चा का विषय ये रहेगा। इसके बाद हम फिर समापन करेंगे। अच्छा, हम क्या करते हैं, 30% 30% 30% के रेशियो से पेड़ लगाते हैं। मतलब जैसे 100 पेड़ लगाने हैं तो 30 पेड़ लगाएंगे हम नेटिव पेड़। पहले हम क्या करते हैं, किसी एरिया में बोला भैया मैं एमपी के, मेरे पास कोई फोन आया, जैसे आदरणीय नरेंद्र जी का फोन आया कि भैया मुझे एमपी के फला फला गाँव में पेड़ लगाने। मैं क्या करूँगा कि भैया आप क्या कीजिए, मुझे आपके इर्द गिर्द 5 किलोमीटर की रेंज में लोकल पेड़ कौन से हो रहे हैं उनका नाम लिख के दीजिए। उन्होंने मुझे नाम लिख के दे दिया, भैया ये पेड़ हमारे यहाँ लोकल हो रहे हैं। पहले हम क्या करेंगे, मान लिया कि बाउंड्री पर 100 पेड़ लग सकते हैं, तो 30 पेड़ हम वो लगाएंगे जो वहाँ के लोकल हैं, वहीं के नेटिव हैं, जो जो वहाँ पे उगते हैं, लगा दिए जी। अब हम क्या करेंगे, 30% पौधे उसमें कमर्शियल लगाएंगे। कमर्शियल का मतलब होता है लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, अगरवुड, इस तरह के पौधे, जिससे कि कम से कम 30 से 50 लाख रुपए की उसको 10 साल बाद, 8 साल बाद इनकम हो सके। अच्छा, जो नेटिव पौधे लगाए वो क्या क्यों लगाए, बाढ़ है, चक्रवात है, भूकंप है, और भी दुनिया भर की समस्या है, वहाँ के जीव हैं, वहाँ के जंतु हैं, वहाँ का माइक्रो क्लाइमेट है, वहाँ की मधुमक्खी है, वहाँ की चिड़िया है, उनको जीवन में कोई आपत्ति ना हो, उनकी ब्लेसिंग मिले। जैसे कहते हैं ना, हर गांव के पितर होते हैं, हर गांव के छोटी छोटी मैया होती हैं, या सब, हर गांव का एक प्रधान होता है, या हर गांव का कोई एक लोकल व्यक्ति होता है, उसकी सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही जंगल में, कृषि में, खेती में बिना लोकल की सपोर्ट लिए कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ काम करोगे तो वहाँ की लोकल चिड़िया, वहाँ की लोकल जीव जंतु, उनका सबका ध्यान देना पड़ेगा। उनका ध्यान देने के बाद फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी। तो हमने 30% पौधे लोकल लगा दिए, जो भी वहाँ के लोकल वृक्ष हैं, जिसको नेटिव वृक्ष बोला जाता है, जो भी आपके गांव में, शहर में हो रहे हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 30% कमर्शियल पौधे लगाएंगे, जो हमने बताया कि चंदन, अगरवुड, इस तरीके से महोगनी टाइप के पौधे लग सकते हैं। जो हमारा फोकस रहता है अगरवुड,
लाल चंदन और सफेद चंदन पे, और सहजन पे हमारा फोकस रहता है। अच्छा, फिर 30% पौधे लगाएंगे हम फल के, जो कि फल वहाँ पे खाए जाते हैं, क्योंकि हर प्रदेश में, हर राज्य में अलग अलग तरह के फल खाए जाते हैं, अलग अलग तरह के फल का खाने का ट्रेंड है। तो कौन कौन से फल खाए जाते हैं उनके वृक्ष लगा देंगे। इस रेशियो से हम 100 पौधे लगा देंगे, जिससे क्या है कि अभी जीवन भर उसको जो भी फल खाने होंगे तो उसको फल खाने को भी मिलेंगे, कमर्शियल के कमर्शियल हो गए, नेटिव के नेटिव पौधे हो गए, और बात बन गई बस। अब उससे उसके जीवन में इतना ड्रास्टिक चेंज आएगा कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये तो आप कहते हैं कि भाई रसगुल्ला जो व्यक्ति खाएगा वही बता सकता है रसगुल्ला कैसा होता है। तो आपको ये करेंगे जब अपनी बाउंड्री पे, तब आपको पता पड़ेगा कि बाउंड्री पे फूड फॉरेस्ट मॉडल लगाने से क्या फायदे होंगे। तो सब लगाएं, उसका आनंद लें, और फिर उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं ये बताएं। तो हमारा इसमें क्या रहता है, हम सुभाष पालेकर कृषि के माध्यम से जीवामृत, घन जीवामृत का सहारा लेते हैं, और एक डिजाइन होता है जिसको परमाकल्चर डिजाइन बोलते हैं, कि खेत में कहाँ से हवाएं चलेगी, कहाँ से धूप आएगी, कहीं फायर तो नहीं है, कहीं नदी तो नहीं है, कहीं हाथी तो नहीं है, कहीं गीदड़ तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है। इन सारी समस्याओं को जानते हुए एक हम डिजाइन करते हैं, प्रॉपर्टी का डिजाइन करते हैं, या खेत का डिजाइन करते हैं कि यहाँ पे कौन सा पौधा उचित लगाना उचित है, कौन सा नहीं है। क्योंकि जहाँ पे हाथी होते हैं तो वहाँ मॉडल अलग होगा, जहाँ शेर है, चीते हैं, नील गाय, वहाँ पे मॉडल अलग होगा। थोड़ा थोड़ा मॉडल में चेंज आते हैं, उसके हिसाब से बता देते हैं कि भैया ये पौधे लगाइए आप वहाँ पे, इन सब चीज़ों की समस्याओं को देखते हुए, और फिर बाकी जो जैसे आप करना चाहते हैं वैसे कीजिए। तो ऐसे ऐसे करके हम परमाकल्चर डिजाइन का सहारा लेते हैं, गुरुदेव सुभाष पालेकर जी की टेक्निक का सहारा लेते हैं, और फूड फॉरेस्ट मॉडल प्रपोज करते हैं। और इसी तर्ज पे हमारा पूरे छत्तीसगढ़ उड़ीसा में कार्य चल रहा है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन दिल्ली में सिर्फ मैं 2 दिन रहता हूँ। 28 दिन में से 14 दिन या 13 दिन उड़ीसा, और 13 दिन अ, आपका छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। और इसी मिशन पे पूरे भारतवर्ष में काम चल रहा है, और मैं चाहता हूँ कि जितनी भी सकारात्मक शक्तियाँ हैं वो इस कार्य में जुड़े, और हम भी योग से जुड़े, और आप भी सब प्राकृतिक कृषि से जुड़े। ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, और मिलके पूरे भारत को स्वस्थ बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, कर्ज मुक्त बनाते हैं, और पूरे भारतवर्ष को आज़ाद करते हैं दोबारा। जो ये इतनी सारी खामियां बुराइयां हो रखी है, उनको हटा के अपने भारतवर्ष को दोबारा से आज़ाद करते हैं। स्वास्थ्य के स्तर को देखते हुए आज़ाद करते हैं, स्वस्थ भारत को हम बनाते हैं, जैसे है ना। तो मुझे लगता है स्वस्थ भारत जो होगा वो, उसको हम आज़ाद भारत कहेंगे। उसके लिए हमें एक दूसरे का कोऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं बल्कि करना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। और हम इससे इन सब चीज़ों को करके आगे बढ़ते हैं। समय बहुत कम है क्योंकि आप सबके प्रश्न भी लेने हैं, तो ऐसे करके हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकते हैं। और मेरी बात समाप्त हुई। मुझे लगता है काफ़ी कुछ मैंने कह दिया है, और भी सब आपके प्रश्न आएंगे उसके हिसाब से हम विचार रख सकते हैं, क्योंकि बताने के लिए तो बहुत कुछ होता है। अब हम चाहते हैं कि जो आपकी जिज्ञासा है उसके हिसाब से बताया जाए। आज हमने बहुत मतलब माइनर स्तर पर चीज़ें रखी हैं, ऐसा कुछ हमने नहीं बोला जो कि किसी की समझ से बाहर हो। मेरी बात समाप्त। अब मैं श्री आदरणीय दादू को आमंत्रित करता हूँ, वो अपना प्रश्न रखें। जी ओम, सदन को नमन। आज की जी चर्चा बहुत अच्छी रही, और निश्चित रूप से ये किसानों के लिए हितकारी है, और आपका मॉडल भी बहुत अच्छा जो आपने समझाया, बात समझ में आई है। हमारा निवेदन ये है कि जैसे आपने गाय के संबंध में कहा है कि एक गाय से हम 15,000 रुपये निकाल सकते हैं, तो इसके लिए आपके पास कोई प्रशिक्षक है जो हमें प्रशिक्षण दे दे? जी हो, और वो मध्य प्रदेश में आकर के प्रशिक्षण दे सकते हैं क्या? तो उसकी व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं। जी हो। जी, आदरणीय प्रशिक्षक हैं, और प्रशिक्षक की कम से कम हमारे गुरु भाई, हमारे सम्मानीय पूजनीय आदरणीय सिगोरिया जी, यही 100 लोगों की लिस्ट दे देंगे जो एक गौ माता के गोबर से 30,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए कैसे कमाए। एकदम खड़े हुए मॉडल, एक बार मतलब आप देख भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। अभी हम एसपी साहू जी एक व्यक्ति हैं, उनका वो पिछले 20 सालों से काम कर रहे थे। तो उन्होंने अभी एक शॉप का इनॉग्रेशन किया, कि भाई एक ऐसी जगह, दुकान जहाँ पे पंचगव्य के सभी प्रोडक्ट मिलेंगे। तो हम वहाँ पे बैठ गए,
और देखने लगे कितने लोग आते हैं और कितने की एवरेज सेल करते हैं। तो फर्स्ट डे जिस दिन इनॉग्रेशन किया उसी दिन 1 लाख पे टच कर गया वो। लोग बाग इतने भूखे प्यासे ऐसे आ रहे कि पता नहीं क्या मिल गया वहां से, मतलब गौ माता के गोबर से उगा हुआ अन्न भी ले रहे थे, वहां से घी भी ले रहे थे, और वहां से क्या नाम है गोबर की मालाएं, गोबर के चप्पल, जूते, मतलब चप्पल तो नहीं, जूते, चटाई, सब कुछ था वहां पे। और लोग वह भर भर के ले जा रहे, 5,000 का सामान, 4,000 का सामान भर भर के ले जा रहे। मैंने कहा भैया स्टोर खाली हो जाएगा, आप इससे ऐसा करो, एक व्यक्ति स्टोर भरने पे लगो और एक व्यक्ति ऐसे करो। तो इस चीज की समझ भी सब लोगों को आ गई है, जागरूकता भी हो रही है, लोगों को मिलना नहीं है कहाँ से खरीदें। ठीक है, ट्रेनर आपको मिल जाएंगे, 100% मिल जाएंगे, 1,00,000% मिल जाएंगे। ट्रेनरों की लंबी चौड़ी सूची है, जिसको भी बोलेंगे एमपी में हम उनको आमंत्रित कर सकते हैं, बुला सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इस फील्ड की ये है, योग की, ध्यान की, मेडिटेशन की, प्राकृतिक कृषि की, सुभाष पालेकर कृषि की, गो आधारित कृषि की, या पंचगव्य पे काम करने वाले जो लोग हैं वो निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं। हम सबको क्या करना चाहिए, ऐसे जो भी महान भाव, ऐसे जो परम परमेश्वर की आत्माएं बची हुई हैं जो निस्वार्थ भाव से प्रेम कर रही हैं, तो उन्हें हमें आर्थिक सहयोग देना चाहिए, जिससे कि उनके जीवन यापन में समस्या उत्पन्न ना हो। क्योंकि हम ऐसा देखते हैं पिछले हमारा 10-12 सालों का संघर्ष रहा है कि जो इतने निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं लेकिन उनके किचन में समस्याएं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि आने जाने के लिए इधर उधर से पैसे लेने लेने पड़ते हैं, कुछ करने पड़ते हैं, तो फिर उनका सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। तो कम से कम मतलब ये, मतलब एक थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात थी, अगर ऐसा कोई सामान्य व्यक्ति हमारे जीवन में आना जाना होता है तो हम उसको सम्मान के साथ कुछ आर्थिक सपोर्ट भी करें, जिससे कि उसके घर परिवार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। क्योंकि ऐसा अधिकतर हमारे को देखने में आता है। जरूर बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, नंबर मिल जाएंगे, और हम सब मिलके एक ऐसा भी बनाएं कि किसी को सम्मान तो हम कर ही रहे। कोई तो बहुत पूर्ण है, मतलब मतलब पैसे से और इन सब चीज़ों से, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी है जो मतलब विचारों से लगा हुआ है, खादी पहनता है, कुछ नहीं देखता। और एक व्यक्ति से तो हमारी ऐसे मुलाकात हुई, भैया कैसे आए, कि ट्रेन से आए। मैंने कोई आपत्ति तो नहीं करे, वो टीटी से बहस हो गई थी। मैंने कहा क्या हुआ, क्या टिकट नहीं ली थी? मैंने कहा कि टिकट क्यों नहीं ली? पैसे ही नहीं है। मैंने कहा इतना महान भाव, इतने ज्ञानी व्यक्ति, पैसे नहीं है? तो मतलब इस तरह की हमारे जो व्यक्ति हैं, जो ऐसी सात्विक आत्माएं बची हैं, तो उनको कोई आर्थिक तंगी ना हो। बस मेरा एक ऐसा विचार था जो मैंने रख दिया। जरूर ट्रेनर मिल जाएंगे। मेरी बात समाप्त हुई। जी सर, हम लोग क्या है अभी वर्तमान में एक गौशाला नर्मदापुरम में एक गौशाला ले रहे हैं, और वो 100 गाय की गौशाला है, और उसके माध्यम से हम इसी तरह का काम करना चाहते हैं। इसलिए आपसे ये जानकारी चाह रहे हैं कि वो ट्रेनर कोई भी जो अच्छा ट्रेनिंग करते हमारे यहाँ के लोगों को, तो निश्चित रूप से उसे जो भी उनके प्रशिक्षण के राशि है वो उचित राशि दी जाएगी। इसमें कोई वो नहीं है। और तो आप उनका हमें 1-2 लोगों के नंबर दे दें, नाम दे दें, तो हम उनसे संपर्क करेंगे। ये हमारे 22-23 अक्टूबर से, मतलब अगले इसी माह से हम ये काम शुरू करना चाह रहे हैं। जी ओ जी बिल्कुल, हम आदरणीय प्रयास करेंगे, हम और हमारे परम पूज्य सिंगोरिया जी प्रयास करेंगे। बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, बहुत सहयोग किया, बहुत संघर्ष कर रहे हैं सिंगोरिया जी। और मैं तो उनके बारे में क्या क्या कह सकता हूँ, कुछ भी कहूँ तो कोई शब्द ही नहीं, निशब्द हूँ। हम जरूर प्रयास करेंगे, जो जो भी आप हमसे एक्सपेक्टेशन चाह रहे हैं, हम उसमें पूरा भरपूर प्रयास करेंगे। जी ओम सर, ठीक। जो अब मैं आदरणीय पीड़िता ताई को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ अपना प्रश्न रखें। जी, सदन को प्रणाम। और आज के मुख्य वक्ता जी आदरणीय दीपक जी को बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन। बहुत ही सारे विषयों को समाहित करते हुए आपने अपने विषय को रखा है, और निश्चित रूप से आपने जो विषय बताया उसमें हम गौ माता को बचा सकते हैं, अपनी धरती माता को बचा सकते हैं, और पर्यावरण को बचा सकते हैं। ऐसी समरसता को आपने समाहित किया है। निश्चित रूप से यह जो आपने पौधा बताया अगरबुट, और उसकी महत्ता को भी रखा और उसकी कीमत को भी रखा, और उसमें और आपने स्पष्ट कर दिए कि ये महंगा पौधा जरूर है, बहुत सुगंधित भी है,
इससे आत्मनिर्भर भी किसान होगा। लेकिन उसमें आपने जो पशु पक्षियों के लिए भी रखा कि भाई वहाँ की लोकल स्थिति को देखकर भी आप अपने पौधे लगा सकते हैं, ये भी बड़ी, यानी सारे विषयों को, आपके लिए शब्द नहीं है। तो मैं ये कह रही थी भाई साहब, ये प्रशिक्षण की जो व्यवस्था है योगाहार मंच से मैं निवेदन करूंगी कि निश्चित रूप से ये बड़ा प्रशिक्षण हम सबके लिए और किसानों के लिए, जो किसान चाहता है कि मुझे एकदम चटाचट फटाफट मिले, और गौ माता को जो बाहर कर रहा है घर में पंडिता जी, रखना। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करिए आप। जी जी, तो ये अगरबुट का पौधा कैसे मिलेगा और प्रशिक्षण की व्यवस्था कैसी होगी, उस पर आप फोकस करिएगा। पौधा हमें चाहिए तो वो कैसे मिलेगा, ये प्रश्न है। बस हो गया। जी आदरणीय हमारे मातृशक्ति को नमन बंदन। हम स्वयं आ जाएंगे, आपकी ऊर्जा को देखते हुए हम स्वयं आ जाएंगे ट्रेनिंग देने के लिए, और जो भी पौधे का अरेंजमेंट करना हम स्वयं कर देंगे, खुद एमपी में गाड़ी भर के लेके आ जाएंगे। हम स्वयं तैयार हैं। हमारी बात समाप्त हुई। आपकी सेवा करने के लिए आप हमें समय दीजिए, एक डेट निर्धारित कर देते हैं, हम टिकट बुक करा लेंगे आज ही, और हम आज ही तैयार है, अभी तैयार है। आप बताइए किस तारीख को आना है और कितने लोगों को प्रशिक्षण देना है, और इसको एकदम संपूर्ण ऊर्जा लगा के इसको बहुत अच्छी तरीके से इसको आरंभ करते हैं। जी मेरी बात समाप्त। अब मैं आदरणीय सीएम राज जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, अपना प्रश्न रखें। जी ओम, सदन को प्रणाम। दीपक जी को का अभिनंदन। आपने बहुत ही सुंदर जानकारी दी, और आध्यात्मिक तौर से अब तो मैं 30-35 साल तक केंद्रीय विद्यालय संगठन में नौकरी करने के पश्चात रिटायर हो गया हूँ, और मैं केवल आध्यात्म की तरफ ही मेरा ये लगता है। तो आपने जो वुड का नाम बताया, अगरवुड, वो तो काफ़ी अच्छा, सचमुच मैं पहली बार ये सुना हूँ कि यह मूल्यवान लकड़ी है। लेकिन सबसे अधिक मूल्यवान की बात तो ये है कि अध्यात्म में जब हमारे घर में हवन हो और 10 किलोमीटर तक इसकी सुगंध फैले, तो ये तो हमारे लिए आश्चर्य की बात लगती है। और ये हम चाहेंगे अपने सर से कि हम लोग भी इसको लेना चाहते हैं। और साथ ही मैं चाहता हूँ कि सर ये ऊंचा कितना, लंबाई कितनी होती है? जी हो। जी आदरणीय, इसकी लंबाई 20 से 25 फीट होगी, और इसकी मोटाई हमारे गर्दन के बराबर होगी। अपने गर्दन को मोटाई को देख के इसकी मोटाई का अनुभव कर सकते हैं, और अपनी हाइट जो भी है उसमें 4 की मल्टीप्लाई करके एक हाइट का अनुमान लगा सकते हैं। और इससे फसलों को कोई नुकसान नहीं होगा, और इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है, इसमें कोई कीड़ा नहीं लगता, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। पहाड़ों में भी उग सकता है, पत्थरों में भी उड़ सकता है, किसी भी तरह की बंजर से बंजर जमीन में उग सकता है, बस दलदली जमीन में नहीं उग सकता जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में पानी भरा रहता है। मेरी बात समाप्त। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उत्तर प्रदेश के हैं, और मैं भी उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिले से हूँ सर। तो आपने इस प्रदेश को एकदम इग्नोर करके चल रहे हैं और सीधे साउथ और उधर में पहुंच गए हैं। तो क्या इधर के लिए कोई विचार है कि नहीं आपके मन में? आदरणीय गुरुदेव भगवान, पूरा विचार है, और उसके लिए अभी कल हमारी बात भी चल रही थी कि एक नर्सरी उत्तर प्रदेश में डाली जाए, लखनऊ के आसपास, और यहाँ पे भी कार्य किया जाए। मैं स्वयं उत्तर प्रदेश का हूँ, मेरी खुद मतलब उत्तर प्रदेश का तो क्या हूँ, अब तो मैं पूरे भारत का हूँ, पूरे सनातन संस्कृति का हूँ, सबका हूँ, तो सब जगह ही पहुँचाना है। लेकिन हमारे को जो रिस्पॉन्स आया बहुत अच्छा, वो छत्तीसगढ़ उड़ीसा से आया, उत्तर प्रदेश से हमारे को रिस्पॉन्स नहीं आया। तो हमें थोड़ा कष्ट भी, पीड़ा हुई, तब हमने उधर का मार्ग किया। क्योंकि होता यह है कि जब आपकी एक स्थिति हो जाती है, जब उनको लगता है कि भाई गूगल यूट्यूब मीडिया पे छा गया है, पद्मश्री मिल गया, तब लोकल लोगों को समझ में आता है ये तो हमारे गांव का आदमी है, चलो इसकी बात को सुनते हैं। तो हमने लगा कि चलो अब यहाँ पे बाद में देखेंगे। लेकिन अगर आपकी कृपा होगी तो हम जरूर एक अच्छा प्रयास कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में। मेरी बात समाप्त। अब मैं आदरणीय प्रदीप वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, अपना प्रश्न रखें। ओम, सदन को सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न अगरवुड के संबंध में है। मुझे ये, मैंने कुछ समय पहले जानकारी ली थी, 2-3 साल पहले, तो मुझे किसी ने शायद भ्रमित कर दिया कि इसमें मतलब क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराना पड़ता है, और वो बड़ा कठिन सा काम है। उसको ऐसे अगरवुड ऐसे नहीं लग जाता है कि उसके 2 फीमेल और मेल को अलग अलग लगाना पड़ता है, क्रॉस होगा तभी लगेगा। क्या ये बात सही है या नहीं? ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। आपकी जानकारी के लिए
थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं, कोई कुछ शब्दों में कुछ वाइब्रेशन या वेवलेंथ ऊपर नीचे हो जाए तो मैं क्षमा चाहता हूँ, है ना, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगरवुड में ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने देखो टी बोर्ड है, स्पाइसिस बोर्ड है, ऐसे करके बहुत सारे बोर्ड बने हुए हैं। तो अभी अगरवुड बोर्ड बनने वाला है, उसकी स्टीयरिंग कमेटी में हूँ मैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जितने भी साइंटिस्ट हैं, सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं, सबके साथ हूँ। कोई भी ऐसा पेपर नहीं होता जो पब्लिश होता है उसको मैं पढ़ता नहीं हूँ, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मतलब। तो ऐसा कहीं भी नहीं है, कहीं इतिहास में भी नहीं है ना, अभी प्रैक्टिकल में है। और हम अभी इतने सालों से लगा भी रहे और इतने सारे हमने विजिट भी किया है जहाँ 40-40, 60-60 साल, 100-100 साल पुराने अगरवुड के पेड़ है। वहाँ पे ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि मेल फीमेल को लगाना पड़ेगा। ये 100% उतनी ही गलत बात है जितनी गलत बात ये कहते हैं लोग बाग कि चंदन के पेड़ पे सांप लटकते हैं। चंदन के पेड़ पे ना तो सांप लटकते हैं, ना वो उसमें लपेट के रहते हैं, और ना ही अगरवुड पे को किसी मेल फीमेल की जरूरत है। अगरवुड का पौधा अकेला कहीं पे भी लगाया जा सकता है। ये जरूर है कि जो सर्दी वाले एरिया है, जैसे जम्मू कश्मीर जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, वहाँ की वैरायटी अलग है। गर्म क्षेत्र जो अपने हैं एमपी यूपी ये सब है, इनकी वैरायटी अलग है। बस इतना है। लेकिन ऐसा नहीं है जी मेल फीमेल को लगाओ कठिन है, ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरी बात समाप्त। अब मैं आदरणीय श्री नारायण मीना जी को सादर आमंत्रित सिंगुरिया करूंगा, भैया, प्रश्न करें। सिंगुरिया जी, एक जी मिनट, जिनके हैंड राइट हो चुके हैं उनके हैंड वापस ले लीजिए, और आदरणीय श्री पवन कुमार सर को सबसे पहले आमंत्रित कर दीजिए, फिर हमारे हैंड राइज ले लीजिएगा। अब मैं आदरणीय श्री पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी टिप्पणी रखें कार्यक्रम के संबंध में। आदरणीय पवन कुमार जी। जी जी जी, नमस्कार नमस्कार। आज के मुख्य वक्ता को बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। अगरवुड का जो महत्व है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी आपने बताया है। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल आर्थिक रूप से ही अगरवुड के ऊपर ध्यान नहीं रखते हुए, जो कोर थीम थी आज की कि हम जंगल बनाएं, जंगल में पक्षी, जंतु, जीव जो भी रह सकते हैं उनके लिए एक सुरक्षा करें। ये सबसे महत्वपूर्ण संदेश आज की मुख्य वक्ता की बात का निकल के आया है। तो मेरा अनुरोध ये है कि सभी साथियों से कि अगरवुड के साथ-साथ इतना ही महत्व बाकी प्रजातियों को दें जो कि स्थानीय प्रजातियां हैं, जिससे फल मिलेगा, छाँव मिलेगी, जीव-जंतुओं के लिए स्थान मिलेगा। उसको अगर हम ध्यान देंगे तो और उचित रहेगा। और उससे करते हुए हम अपनी जो आर्थिक स्थिति है या जो हमारी आध्यात्मिक स्थिति है, हमारी जो आध्यात्मिक सोच है, उसके तरफ हम बेहतर रूप से आगे बढ़ सकते हैं। केवल अगर हमने केवल धन पर ही जोर दिया है तो हमने उसका परिणाम देख रहे हैं कि केवल आर्थिक रूप से ही काम करने पर उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। अगरवुड एक ऐसा विशिष्ट पेड़ है, प्रजाति है, जिसको कि धार्मिक रूप से अन्य जो मजहब के लोग हैं उसको भी उनके प्रति बड़ी आस्था है। तो निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण प्रजाति का एक बड़ा महत्व है। और इसकी आर्थिक के साथ-साथ इसके आध्यात्मिक और अन्य गुण भी हैं, जिसको इसको समझा जाता है। और ये मेरी जानकारी में ये है कि ये असम में राज्य में भी इसका काफ़ी ज़्यादा पेड़ हैं और ज़्यादातर पेड़ वहीं से पहले हुए हैं। यहाँ पर मुझे उत्तर प्रदेश में और बाकी जगह पर इतने पेड़ों का मुझे हिस्टोरिकली कोई एविडेंस नहीं मिला है। अगर होंगे भी तो बहुत कम है। लेकिन उसका जो महत्व है उसको आज आपने बताया है। तो निश्चित रूप से सबको एक-एक पेड़ तो लगाना चाहिए अपने जगह पर, अपने ज़मीन पर, और उसको आने वाले समय पर उसके जो लाभ हो सकते हैं उसको लेने का प्रयास किया जाए। एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो बताई है आज के मुख्य वक्ता ने वो ये था कि अगरवुड का बोर्ड बन रहा है। तो मेरा अनुरोध ये भी है कि इस अगरवुड बोर्ड का क्या कार्य संभावित होंगे और कौन-कौन सी जगहें ऐसी चिन्हित की गई हैं देश में इसकी प्रजाति के अनुसार, और कौन-सी प्रजाति किस राज्य के लिए उपयुक्त है, और इसका ये कार्य कौन करने वाला है, ये नोडल एजेंसी कौन होगी? क्या ये कृषि विभाग के अंतर्गत आएगा, ये हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आएगा, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएगा?
और इसका फिर उपयोग हम कैसे करने वाले हैं। तो इस बोर्ड के बारे में, जैसे अभी बिहार में मखना बोर्ड बन गया है और भी इस तरह के जो बोर्ड्स बन रहे हैं, तो एक पॉलिसी के दृष्टिकोण से इसमें क्या घट रहा है और क्या चीज हो रही है, और उसका लाभ हमारे किसानों को भी और अन्य हितभागी हैं जो उस लकड़ी का उपयोग करेंगे और उससे कुछ एक प्रोडक्ट बनाएंगे, उस विषय पर क्या कहना है। तो अगर आज का हमारे पास समय कम है तो इस चर्चा को हम कल भी कर सकते हैं या आने वाले दिनों पर जब भी उचित समय है उसको भी लिया जा सकता है। ऐसा मेरा अनुरोध है आज के मुख्य वक्ता से कि ऐसा करके हमें और अच्छी जानकारी मिल पाएगी और हम अपनी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। साथ ही एक और मेरा सुझाव है कि जहाँ-जहाँ पर ये फॉरेस्ट बन गए हैं, ये जंगल बन रहे हैं, क्या ऐसे किसानों का डेटाबेस बनाया जा रहा है? क्या उनका डेटाबेस बनाने का विचार है, जिससे ये पता लगे कि कौन-कौन से लोग कहाँ-कहाँ पर कैसे-कैसे कर रहे हैं? मैंने ऐसी भी चीज़ें सुनी हैं, जानकारी में है, जहाँ पर लोगों ने अपना एक क्षेत्रफल आधा एकड़, आधे का चौथाई एकड़, 1 बीघा, छोटा बीघा 500 स्क्वायर मीटर, वो केवल प्रकृति को उगने के लिए छोड़ दिया है। और वहाँ पर वो प्रजातियाँ जो भी रह रही हैं, वो अपने उसको उगने दें, प्रकृति को अपने हिसाब से चलने दें, ऐसा भी लोगों ने प्रयास किया है। तो इस विषय पर भी आपके उसमें कोई जानकारी हो या आपके अनुभव हो, तो निश्चित रूप से उसके बारे में भी आप बताइएगा। मैं इतना कह के मुझे बीच में बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ। मैं इतना कह के अपनी बात को विराम करता हूँ। जी, धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार जी। अब मैं आदरणीय नारायण मीणा जी को सिंगोरिया सादर भैया, अनुरोध करता हूँ। मुख्य वक्ता जी कुछ जी, जी। बोलना चाहते हैं? इन पर उनकी जी, 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 कमेंट? बोलिए। मुख्य जी, जी, वक्ता जी। 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 जी, जी, जी। जी, जी, जी। आदरणीय आदरणीय महानुभाव पवन जी को बहुत-बहुत नमन बंदर। मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि उन्होंने बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सुना भी है और सुनते-सुनते अध्ययन भी किया है। अध्ययन करके बहुत सारी जानकारी भी हमारे समक्ष रखी है। तो आदरणीय जो भी आपने प्रश्न पूछे हैं उसके सभी प्रश्नों के मेरे पास साइंटिफिक जवाब हैं, उत्तर हैं। उत्तर प्रदेश में भी ये हो रहा है लेकिन बहुत कम मात्रा में हो रहा है। असम में इसकी बहुत भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। शिव सागर एक जगह है जहाँ पे भरपूर मात्रा में ऑटोमेटिक हो जाते हैं ये पौधे। तो इस पे ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मखाना में जब बोर्ड बना तो बिहार को ज़्यादा मतलब आगे रखा गया क्योंकि बिहार में उस तरह की खेती ज़्यादा होती है, उस तरह के किसान एक्सपर्ट ज़्यादा हैं। वहाँ के लोग बाग सब चीज़ों को बारे में जानते भी हैं। तो इसीलिए मखाना बोर्ड जब बनाया गया तो मतलब बिहार की सरकार ने बहुत प्रयास भी किया और उसका फ़ायदा भी वहाँ पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर उठा रहे हैं। ऐसे ही अगरवुड में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो इसमें अगरवुड का जो बोर्ड बन रहा है, उनका फ़ोकस ये है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में आपका आपका ये असम है और आपका मेघालय, ये वाला एरिया जो है सिक्किम मेघालय वाला, यहाँ पे उनका ज़्यादा फ़ोकस है, नॉर्थ ईस्ट को फ़ोकस है। मैं एक अकेला व्यक्ति हूँ अब जो उत्तर प्रदेश और इधर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मेरा फ़ोकस ये है कि जितना वहाँ पे गवर्नमेंट जो मतलब ये हॉर्टिकल्चर में आता है तो एग्रीकल्चर धीरे-धीरे ये मैनेज हैदराबाद के अंडर में चला जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, मानना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटरप्रेन्योर को खड़ा करने की योजना है, इसमें संभावनाएँ बहुत हैं। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं जैसे कि आपका अगरवुड के पत्ते की चाय, फिर कुछ लोग इसका हनी बना रहे हैं, कुछ लोग इसकी मूर्तियाँ बना रहे हैं, कोई ब्रेसलेट बना रहा है, कोई सुगंधित द्रव्य बना रहा है, कुछ इसके प्रोडक्ट बनते हैं जो कि गुटखा कंपनियाँ होती हैं, जैसे आपने देखा होगा रजनीगंधा कोई एक बार खा लेता है, तो बिल्कुल एकदम ऐसे हो जाता है कि वो उसके बिना जी नहीं सकता क्योंकि उसका फ्रेगनेंस, लोग बाग इतना सब क्यों खा रहे हैं क्योंकि वो फ्रेगनेंस के आदी हो चुके हैं, वो गुटखा के आदी नहीं हुए, वो फ्रेगनेंस के आदी हुए, वो उसके बिना जी नहीं सकते। और वो फ्रेगनेंस किससे तैयार हो रहा है, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि वो अगरवुड से तैयार हो रहा है जिसके फ्रेगनेंस के आदी हो चुके हैं। तो किसी ने अगर इसकी एक बार अगरबत्ती लगा ली अपने घर में तो वो कहेगा भैया 1 साल बाद जलाऊंगा, लेकिन जलाऊंगा अगरवुड की। मतलब इतना इसका आकर्षित करने वाला इसका फ्रेगनेंस है। हम प्रयास करेंगे कि इसकी कुछ अगरबत्तियाँ, कुछ इसकी धूपबत्ती, इसका ऑयल और इसका परफ्यूम, रूम फ्रेशनर, ये सब सामान
आदि आदि सामान आप सबके समझ को लेके आए और इसका पौधा लेके आए, आपको दिखाएं। आपने वैसे बहुत सारे प्रश्न किए हैं, मुझे लगता है इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करने की आवश्यकता है। इसके लिए एक सेशन और रखा जाए कि डेटाबेस, हाँ किसानों के डेटाबेस की बात हुई थी, तो आदरणीय हम इसका डेटाबेस बना रहे हैं और इसका जो डेटाबेस बना के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसकी एक कॉपी जाती है। पौधा लगाने से पहले वहाँ के डीएम को एक चिट्ठी लिखी जाती है, फॉरेस्ट डीएफओ को एक चिट्ठी लिखी जाती है। इसका कार्बन क्रेडिट के लिए भी डेटा इकट्ठा किया जा रहा है और भविष्य में बिकने में कोई समस्या ना आए तो इसका बायबैक एग्रीमेंट भी हो रहा है और हमारा एग्रीमेंट कंपनियों से भी हो रहा है। तो इसका पूरा प्रॉपर एक डेटाबेस भी बनना है और मिनिस्ट्री भी इस पे काम कर रही है। तो अभी उन्होंने 10 CR की इसके लिए फंड किया है नॉर्थ ईस्ट के लिए। हमारा प्रयास है कि अभी छत्तीसगढ़ उड़ीसा में मैं फंड लेके आऊँ और फिर उत्तर प्रदेश की सरकार से ही बात करके एक 5 करोड़ रुपए का फंड्स हम उत्तर प्रदेश में भी लाए, जिससे कि इसका जब फैक्ट्री सेटअप होगा तो लोगों को एक विश्वास भी आएगा, एक समझ भी होगी कि हाँ भाई कुछ चीज़ें हो सकती है। तब तक के लिए जो किसानों से हम लकड़ी लेके आएंगे और यहाँ पे प्रोसेस करेंगे। बहुत इनोवेटिव चीज़ें हैं और इसके बहुत सारे प्रोडक्ट बनने हैं। कल इसमें बहुत बारीक से डिस्कशन करेंगे। मैं अभी भी तैयार हूँ, लेकिन बहुत सारे महानुभावों को प्रश्न है तो उनका उत्तर लेके और फिर हम एक आदरणीय सिंगोरिया जी से प्रार्थना करके एक समय अगर मिल जाए कल, तो हम इसको डिटेल में रख देंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट बनना है, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है, क्या फॉरेस्ट हॉर्टिकल्चर का क्या योगदान है, कैसे कैसे कौन कौन से स्टेट में क्या हो रहा है, वहाँ के मिनिस्टर का क्या योगदान है, ये आदि आदि चीज़ें हम कल इसको डिस्कस कर लेंगे। और कुछ चीज़ें इससे जुड़ी हुई मैं आदरणीय सिंगोरिया जी को भेज दूंगा और मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो आप तक पहुंचा दें। मेरी बात समाप्त। जी धन्यवाद आदरणीय दीपक जी। और अब 2 हैंड राइज भी है, अगर आप कल कंटिन्यू कर सकते हैं, कल समय दे सकते हैं तो कल फिर से एक मंच पर हम मिलेंगे और भी भाई बहनों के कुछ सवाल होंगे तो कल ले सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो। मेरे पास समय है, मैं अभी दिल्ली आया हुआ हूँ और आदरणीय सिंगोरिया जी को भी बहुत नमन बंदन कि जब भी मैं दिल्ली आया तभी उन्होंने हमारे इस समय का सदुपयोग कर लिया और हमें बहुत प्रसन्नता हुई। और सभी के साथ आज जो हमें आशीर्वाद मिला उसके लिए सभी को नमन बंदन। अगर हमसे कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा करें। मैं आप सबका बच्चा हूँ, छोटा सा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हैं सर आप। कोई त्रुटि नहीं सर, बढ़िया हुआ आज का आपका जो सेशन रहा, बढ़िया और सुंदर। आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सदन में दी। और शशिकांत भैया का और हमारे जी शशिकांत भैया, आप अपना प्रश्न कम शब्दों में हेलो करें, ताकि आज कल शरद भैया का जन्मदिन भी था तो सबको बधाई भी देनी है। जी हेलो हेलो आप आदरणीय मुख्य वक्ता से मेरा ये प्रश्न है कि इसके पौधे कहाँ मिल जाएंगे। दूसरा, जैसे चंदन अपन तैयार करते हैं उसके बाद कैसा भी मतलब जैसे तैयार हुआ चोर उसको चुरा ले जाते हैं, तो क्या इसमें तो ऐसी समस्या नहीं है? जी बहुत अच्छा प्रश्न है। हमने इतना सारा अध्ययन करके इसका चुनाव सिर्फ ये अगरवुड का इसीलिए किया कि इसमें चोरी की समस्या नहीं है, और सिर्फ चंदन को हमने इसीलिए सेकंड प्रायोरिटी या थर्ड प्रायोरिटी पे रख दिया क्योंकि इसमें चोरी की समस्या है। क्योंकि जो किसान है, जो भारत का किसान है, जो निम्न स्तर का किसान है एकदम, जिसके जो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान से अच्छा चिकित्सा रोजगार के लिए फाइट कर रहा है, वो व्यक्ति हमने देखा कि क्या कर सकता है, तो वो अगर वुड का काम कर सकता है। इसमें कोई चोरी की गुंजाइश नहीं है, कोई चोरी नहीं हो सकती, चोरी का बिक्री नहीं हो सकता, कोई चोर इसको चुरा नहीं सकता। अब को क्या क्यों नहीं चुरा सकता उसके बारे में कल बताएंगे। और चंदन से ये फायदेमंद ऐसा है कि चंदन को क्या है, 3-4 पौधे और चाहिए अपने सपोर्ट के लिए। इसको कुछ नहीं चाहिए सपोर्ट के लिए, कोई एक्स्ट्रा केयर नहीं चाहिए, लगा दो और भूल जाओ। मेरी बात समाप्त हुई। जी बहुत सुंदर और बहुत बहुत धन्यवाद। अतिशय महत्वपूर्ण जानकारी। और कल भी हमारे मुख्य वक्ता दीपक जी तैयार है, तो कल भी और जानकारी नई मिल जाएगी और प्रश्न भी नए होंगे। तो इसी के साथ इस अभी के योग सत्र को हम यहीं पर सॉरी मुख्य वक्ता का और योग का विराम देते हैं। और अब मैं आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी से निवेदन करती हूँ वो संचालन करें। जी ओम। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आ गई आ गई।
तो सदन को बहुत बहुत प्रणाम। और आज आदरणीय दीपक जी ने बहुत महत्वपूर्ण सेशन लिया और मैं निवेदन करूंगा सदन की ओर से आदरणीय सिंगारिया जी का धन्यवाद देते हुए कि कल भी आपका जो शेष महत्वपूर्ण जानकारी रह गई है, एक मिनट राम सिंह जी वो भी प्रदान करें। ऐसा हमारा मैं निवेदन है, क्योंकि हम किसान भाइयों के लिए और देश के लिए आज बहुत आवश्यकता है। और आज हमारे जो योगहार कार्यक्रम की रीड है, हमारे हम प्रमुख संरक्षक कहें या मार्गदर्शक कहें या संचालक कहें, ये जो भी कहें वो सब कम है। आदरणीय शरद वर्मा जी का जन्मदिन कल था। कल शाम की टाइम मुझे आदरणीय रंजना जी ने सूचना दी, हमने बात की और हमने कहा आज अपन जो है उनका जन्मदिन जो है सत्र के बाद सब लोग बधाई और शुभकामनाएं देंगे। तो मैं निवेदन करता हूं कि सभी लिख करके मैसेज डाल करके भी आदरणीय शरद वर्मा जी को बधाई दे सकते हैं और बोल कर भी एक एक करके जो है सभी, पहले मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। खूब यशस्वी रहें, खूब स्वस्थ रहें सपरिवार और खूब प्रगति करें। और किसानों के कल्याण का कार्य जो आप कर रहे हैं, किसानों के मसीहा हैं, इसी प्रकार से किसानों का गौरव, किसानों का गर्व है आप पर। और इस धरती माता की रक्षा के लिए और गौ माता की रक्षा के लिए जो संघर्ष आप कर रहे हैं, उसके लिए आप निरंतरता इसको आगे करते रहें। आप सदा स्वस्थ रहें, ऐसी प्रार्थना के साथ आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और इसमें नाम इस युग के कृषि ऋषि आदरणीय बड़े भ्राता शरद वर्मा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। क्या बात है, बहुत सुंदर। ऐसे ही बोलते जाए एक एक करके। शरद जी आपको स्वस्थ मस्त रहने की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामना। आप अच्छे रहे और खेती की और देश की किसानों की सेवा करते रहे, यही हमारी शुभकामना है। चरण स्पर्श मेरी तरफ से गुरुजी को चरण स्पर्श और जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वो स्वस्थ रहे और मस्त रहे। धन्यवाद जी। ओम शरद जी सदन को प्रणाम और शरद वर्मा जी को आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। इस बार से यही कामना करते हैं, आप ऐसे हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, मस्त रहें। जी ओम जी ओम। आदरणीय शरद भैया को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। बस डॉक्टर साहब ऐसे ही आप सिखाते रहे हमें, बस हम सीखते रहे। आदरणीय शरद भैया को इसी तरह हंसते मुस्कुराते देखना चाहते हैं। तो इस शरद भैया की उम्र भी 100 साल और 100 साल के ऊपर आदरणीय शरद भैया ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए किसानों को मोटिवेट करे और प्रगति करे। यही हमारी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। शरद भैया को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और हमने तो ये सोचा था कि कल कमलवाड़ा में आकर जन्मदिन मनाएंगे, तो भैया दिल्ली भाग गए कि यहाँ मनाना नहीं पड़े। हम लोग डिसाइड किया कि बाद में लौट के आइए, आप जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाया जाएगा आपका। जी हाँ, धन्यवाद। हम आएंगे साथ में मनेगा। इसलिए भाग गए थे। जी ओम ओम। किसानों की हर हालत में मदद करने वाले हमारे शरद वर्मा साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी ओम। जी ओम जी ओम। आदरणीय शरद भैया जी को जन्मदिवस की खूब सारी शुभकामनाएं। जीवेत शरद शतम। शरद पूर्णिमा में ही जन्म हुआ होगा, इसलिए शरद नाम रखा गया है, ऐसा कल महसूस हो रहा था। और आपको बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। ओम। शरद भैया को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये ऐसे ही निरंतर कृषि को और पर्यावरण को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। शरद भैया को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं अपनी तरफ से श्री आदरणीय शरद वर्मा जी को उनके जन्मदिन के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और इसी प्रकार वो स्वस्थ और मस्त रहें। जी ओम। जी आदरणीय शरद भैया को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक बधाई अनंत शुभकामनाएं। आप चांद जैसी रोशनी बिखेरते रहें। धन्यवाद। ये सभी हमारे मार्गदर्शक शरद भैया को जन्मदिन की शुभकामनाएं। ऐसे ही उनके चेहरे पर खुशी बनी रहे, सतायु हो।
मगोड़ी फेंक के खिलाने आपको। सभी भाई बहनों ने अगर बधाई दे दी है, अगर कोई रह गया है तो स्वागत है, आप अनम्यूट करके दे सकते हैं। आदरणीय शरद भैया जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और शरद पूर्णिमा की आप सभी को बधाई, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद और लगभग सभी भाई बहनों की सभी बधाई का और शुभकामनाएं। बहुत बहुत गहराइयों से धन्यवाद और हमेशा ऐसे ही योगाहार का आशीर्वाद बना रहे और ऐसे ही हमें सीखने सिखाने की जो पाठशाला है वो जीवन भर चलती रहे। हम आपको, आप हमें सिखाते रहें और हम लोग और आप लोग सब बढ़ते रहें। जी ओ प्रणाम। रूप सिंह रोहिना अभी आए हैं, भैया बधाई दे दो शरद भैया को जल्दी, ये बाद में ही आते हैं। शरद जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं शरद जी। मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ। जय जय। आदरणीय पवन सर की याद आ रही है, कल से याद आ रही है आपकी। लगातार जो कार्यक्रम हुए वो मैंने उसमें फेसबुक पर जो सारी फोटो कलेक्ट करके डाली हैं और वाकई में आदरणीय पवन कुमार जी की शरद भैया अपनी जो पूरा यात्रा रही थी वो याद आ रही है। और अब चूंकि मैंने निमंत्रण भी किया पवन सर की, काफी दिन हो गए तो आप नर्मदापुरम टूर लगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और भी देखते हैं और कभी जो है निश्चित ऐसा मौका लगे तो अच्छा लगेगा। और शरद भैया ये सभी को, जितने अपने यादव जी हैं, पवन कुमार जी हैं, अपने 21 से 25 का जो कार्यक्रम है गौशाला का, उसमें सबको आमंत्रित कर दो और सभी वहां उपस्थित हों पूरे। बहुत ही अच्छा रहेगा संयोग वो कार्यक्रम का अपना। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और उसी में अपने ये दीपक राव जी आज के जो मुख्य अतिथि थे, इनको भी उसमें आमंत्रित कर दो। जी बहुत अच्छा, सभी आमंत्रित हैं तो हमारे सब कार्यक्रमों में। हाँ, और सभी से हमारे निवेदन, हम तो घर के ही हैं, शरद भैया, वर्मा जी, मेहरा जी, हम सभी को, मैं भी सबको आमंत्रित कर रहा हूँ। आप नर्मदापुरम अवश्य पधारें 21 से 25 में सभी लोग। जी 21 से 25 मेरा ही अक्टूबर घर है पूरा है। गौशाला वाले, तो सभी आमंत्रित हैं। बहुत अच्छा। चलिए वो हम मुनीलाल जी आएंगे तो जाने नहीं देंगे। जी शरद भाई एक नोट बना लीजिए, बढ़िया अच्छा एक तो जी। उसको अपन सब में मीडिया में डाल देंगे। जी जी चलिए, बहुत सुंदर, सभी ने बधाई और शुभकामनाएं दी और मन प्रसन्न हो गया। अब आज के मुख्य अतिथि भी बहुत अच्छे थे, उन्हें भी बहुत प्रणाम, बहुत अच्छा उनका। और भैया मैंने अभी बधाई नहीं दी है। अब तुम कहाँ खो दो। वैसे तो ओम जी ओम जी ओम जी बिना खाए नहीं दोगे क्या दादू? जी ओम। बिना खाए नहीं दोगे क्या? पहले पार्टी लोगे फिर उसके बाद बधाई दोगे? हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। जी जी बिल्कुल। जी ओम। आप सही हो, यही बहुत ईश्वर से हमारी कामना है। जी ओम। बंद कर रहे, ठीक है जी। चलिए, तो अब आज के कार्यक्रम को आभार के साथ रंजना जी आभार करें और समापन करें। जो